देखिए, आज हम लोग लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 के अध्याय 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रथम और द्वितीय अध्याय पढ़ चुके हैं। अब अध्याय 3 की बात करें, इकाई 3 की बात करें तो इसमें हम लोग लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इसी का अध्ययन करना है। ठीक, सबसे पहली बात तो हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि लोकतंत्र के बारे में इतने दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं और कम से कम इतनी जानकारी जरूर हम लोगों के अंदर आ गई होगी कि लोकतंत्र क्या है। सबसे पहला सवाल यही है कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र एक शासन करने की विधि है, तरीका है ना। अब ये कहने का मतलब शासन करने का, सरकार चलाने का, सत्ता संभालने का ऐसा तरीका जिसमें आम लोगों की पूर्ण सहभागिता होती है, ऐसी शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हम लोग कहते हैं। और इसी दौरान हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है और लोकतांत्रिक सरकार हमें क्यों चाहिए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोकतांत्रिक सरकार की जरूरत हमें क्यों है। और ये भी पढ़ चुके हैं कि लोकतांत्रिक सरकार से हम लोगों को क्या क्या फायदा है, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं क्या क्या है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, यहां चर्चा करने जा रहे हैं कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और जो संघर्ष होता है, ये प्रतिस्पर्धा और संघर्ष क्या है और इसका क्या बेनिफिट जनता को मिलता है, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है या हानिकारक है। आज मुख्य रूप से इस पूरे इकाई में, इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को इन्हीं बातों पर चर्चा करनी है, अध्ययन करनी है। पहली बात तो कि प्रतिस्पर्धा क्या है, व्हाट इज द कंपटीशन ना। लेकिन कंपटीशन शब्द सुनते ही मन में आ गई होगी, यह है प्रतिस्पर्धा ना। तो हम लोगों की नॉलेज यही है, कहीं कहीं हिंदी से काम नहीं चलता है, अंग्रेजी से काम चल जाता है, बहुत चीजें ऐसी हैं। तो अब तक तो हमरा बुझाता है खाली इतने से आधे लोगों के मन में आ गया, वो प्रतिस्पर्धा समझ में आ गई। क्या है, समझ में आ गई कि ना। कंपटीशन, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, लोग कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे से आगे निकल जाएं, इसी को कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो लोकतंत्र में किस प्रकार का कंपटीशन है, किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, इसका अध्ययन करना है। और संघर्ष का मतलब तो समझ ही रहे, लोगों द्वारा जो अथक प्रयास किया जा रहा है, इसको संघर्ष कहते हैं। तो क्या ये संघर्ष से लोकतंत्र को कोई बेनिफिट है, कोई फायदा है, या लोकतांत्रिक सरकार को फायदा है, आम जनता को फायदा है, या इससे नुकसान है। क्या लोकतंत्र के लिए संघर्ष का होना जरूरी है, क्या लोकतंत्र के लिए प्रतिस्पर्धा होना जरूरी है, ये चीजें भी हम लोगों को पढ़ना है। और शायद पिछले के 2 पाठों को पढ़ने के दौरान मैंने कभी चर्चा में आप लोगों को बताया था कि जितने कंपटीशन रहता है उतने जनता को फायदा होता है ना।
देखो एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अभी हम लोग लोकतांत्रिक सरकारों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कंपटीशन से फायदा क्या होता है। आप किसी मार्केट में जाओ, कुछ भी खरीदने के लिए, जैसे सब्जी खरीदने के लिए जाओ, कोई एक विशेष प्रकार की सब्जी जिसकी पूरे मार्केट में एक ही दुकान, ऐसे में जब आप उस दुकान पर जाइएगा तो आपको मजबूरन वो जिस रेट में देगा उस रेट में खरीदना पड़ेगा, वो जिस तरह की चीजें देगा उस तरह की चीजें खरीदना पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन उसी के जगह पर अगर मार्केट में किसी एक सब्जी की कई स्टॉलें लगी हुई है, कई दुकानें लगी हुई, जब वहां आप जाइएगा रेट में वेरिएशन आ जाएगा। लोग अधिक से अधिक बेचने के लिए अपनी सब्जी का दाम घटेले रहे, तो वहां आपको कुछ सस्ता पड़ जाएगा। दूसरी बात, एक तो ये फायदा हो गया, इतने सारे दुकान होने के कारण विकल्प आपके पास मौजूद है, और लगा कि इसमें कुछ तरह की कमियां हैं, सब्जी में कोनो तरह की दिक्कत है, तो आप दूसरे तरह की सब्जी खरीद सकते हैं। यानी कि आपको बढ़िया से बढ़िया सामान और कम से कम दाम में उपलब्ध हो जाएगा। ये ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि उसी प्रकार के बहुत सारी दुकानें थे जहां कंपटीशन था एक दूसरे से कि हमको हमारा कैसे बिके, और उस कंपटीशन का बेनिफिट, उस कंपटीशन का फायदा हमें मिल गया। बात समझ में आ रही है? तो इस उदाहरण से तो कम से कम इतना समझ में जरूरी आ जाएगा हम लोगों को कि जब लोकतंत्र के अंदर कंपटीशन रहेगा नेताओं में, तो हर कोई यही चाहेगा कि हमारा जनता के अधिक लोकप्रियता प्राप्त हो, पॉपुलैरिटी प्राप्त हो। और जनता में अधिक लोकप्रिय होने के लिए लोग जनता के लिए अच्छी से अच्छी काम करने का, अधिक से अधिक काम करने का प्रयास करेंगे, जनता के साथ ज़्यादा पोलाइट, ज़्यादा मुलायम रहने का काम करेंगे। ऐसे में जनता को फायदा मिल जाएगा। और अगर मान लो एक ही नेता रहे और फिक्स हो गया कि भाई अब एक 5 साल आराम से शासन करना है, अब कोई कुछ करने वाला नहीं है, और उसके बाद के चुनाव में भी वो अकेले चुनाव लड़ने वाला है, ओकरा साथ आउ कोई नहीं है कंपटीशन में, ऐसे में वो फेरा में रहेगा आपका। आप वोट दे या ना दे, वो अकेला जितने करेगा। नहीं काटेंगे तो हमारी वीडियो कट जाएगी, ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई। उसी तरह संघर्ष की बात, तो जैसे समय समय पर जो आंदोलन होता है, मूवमेंट होता है, हड़तालें होती है, ये सब चीजें संघर्ष है। इनसे भी सरकार में हम लोगों को फायदा मिलता है। इनसे क्या फायदा मिलता है? तो हम अपनी बात को डायरेक्टली इसके माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम कर पाते हैं, अपनी आंदोलन के माध्यम से। अब जैसे हम लोग, ये बात सही है कि जैसे हम मान लीजिए कि अगर हम बिहार सरकार की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, अभी हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। अब श्री नीतीश कुमार जी तक हमारी अपनी बात को पहुंचाने का साधन एकमात्र हमारे माननीय विधायक विशाल प्रशांत जी हैं। तो क्या हम सबकी बातों को वो रोज पहुंचा सकते हैं? मान लो कौन ऐसा बात है जो छोटे समुदाय के लिए, अब विशाल प्रशांत के पास ये बात पहुंचेगा, उनको लगेगा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तब तो पहुंचेंगे, है कि ना? ये बात है कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो अधिक से अधिक लोगों की प्रतिनिधित्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी बातों तो मैंने एक माध्यम होते हैं, लोकतांत्रिक सरकार की ये नियम है, लेकिन हमारी सारी बातें वहां तक नहीं पहुंच सकती। तो जरूरत पड़ती है कि हमारी छोटी बातों को भी सरकार तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम डायरेक्टली सड़क पर उतर जाते हैं, सड़क जाम करते हैं, हड़ताल करते हैं, आंदोलन करते हैं,
और इस आंदोलन का परिणाम होता है कि सरकार के द्वारा प्रतिनियुक्त कोई ना कोई अधिकारी हमसे आके बात करता है, पूछता है हमारी क्या समस्याएं हैं, और हम जब अपनी समस्याओं को उनके पास रखते हैं तो वो डायरेक्टली बात करते हैं। चलिए देखिए, तो इसका परिचय, इस पाठ में क्या क्या चीजें पढ़नी हैं, इसी पर चर्चा हम अभी कर रहे थे। पिछले अध्याय में इस तथ्य की विवेचना की गई कि लोकतंत्र में सत्ता विभाजन क्यों जरूरी है, सत्ता को बांटना क्यों जरूरी है। ये बात हम लोग इससे पहले वाले पाठ में पढ़ा था। हमने इसका भी विश्लेषण किया कि इस व्यवस्था में सरकार के भिन्न भिन्न अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह सत्ता में भागीदारी कैसे होते हैं। जैसे सरकार में लोग हिस्सा कैसे लेते हैं, जिसमें हम लोग ऊर्ध्वाधर सत्ता का विभाजन और क्षैतिज सत्ता का विभाजन पढ़ लेते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, और उसके बाद अलग अलग स्तर की सरकारें। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी। साथ में यही पढ़ा था कि अभी जो मैंने संघर्ष की बात की और कहा कि डायरेक्टली हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। अब सरकार पे अपनी बात मनवाया या अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया, तो सरकार तक जखन ये बात हमने पहुंचाया तो सरकार में डायरेक्टली इन्वॉल्वेशन हो गया हम लोगों का, तो हम लोग भी सरकार में साझेदार हो जाते हैं। इस तरह से भी सरकार में शामिल हुआ जाता है। इस अध्याय में हम विवेचना करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के शीर्ष बिंदु पर बैठने वाला व्यक्ति ऐसा स्वतंत्र नहीं है कि वह मनमानी करता रहे। यह पाठ में मूल रूप से क्या हमने के पढ़े के बाद क्या हमें पढ़ना है कि जो सत्ता के सबसे शीर्ष बिंदु पर बैठा होता है, जैसे बिहार गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो श्री नीतीश कुमार जी, और अगर हम लोग नेशनल गवर्नमेंट की बात करें, राष्ट्रीय सरकार की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी, जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, टॉप पर बैठे हुए हैं। और अगर कागज व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो राज्य के लिए राज्यपाल और राष्ट्र के लिए राष्ट्रपति। तो इसका मतलब ये नहीं कि शीर्ष पर बैठे हुए जैसे नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं या श्री नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं तो ये मनमानी कर सकते हैं, यानी जो मर्जी आए वही करेंगे, ऐसा संभव नहीं। अगर ऐसा करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया तो जनता उनके विरुद्ध आवाजें उठाने लगती है और जगह जगह आंदोलन होने लगता है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की घटना है, आप लोग देखे होंगे कि बिहार सरकार द्वारा, जो बिहार सरकार की निर्वाचन आयोग है, वो क्या कर रही है, मतदाता का एक गहन पुनरीक्षण कर रही है। इसका मूल उद्देश्य क्या है, एक अनुमानतः मैं ये बता दूं कि इसका मूल उद्देश्य सरकार इसलिए है कि बाबू इतने दिन में जो हर बार मतदाता सूची तैयार किया जा रहा है, एकरा में कोनो तरह के प्रॉब्लम तो नहीं ना है, जैसे कि कुछ लोग मर गए अभी भी उनका नाम बाकी रह गया है, नाम नहीं कटल है, तो इसमें मतदाता बचे हुए हैं, या कुछ मतदाता ऐसे हैं जो जगह चेंज कर दिए हैं और अभी भी उनके मतदाता सूची में नाम है। का बाबू केकर नाम है ये, अब वोट पड़ियो जा रहा है। यही तो सोचने वाली बात है कि मरा हुआ आदमी वोट कैसे दे दिया। क्योंकि मैंने तो देखा है, मैंने देखा है ऐसा। अब जो भी बातें हैं, देखिए अगर ये हो सका ठीक है, ये गलती किया गया, ये गलती करने का मौका कब मिला, जब उस मरे हुए व्यक्ति का वोटर लिस्ट में मतदाता सूची में नाम था, तब ही ना नामवा कट जाएगा, तब को जा पाएगा दूसरा कोई। अगर दूसरा कोई जा रहा है तो क्या बाबू का
गवर्नमेंट जानेगी तब कि मरा है कि नहीं मरा है। यही खातिर न गहन पुनरीक्षण करा रही है प्रत्येक दर। हर साल हुई नहीं, हर साल ये गहन पुनरीक्षण नहीं होता है बाबू। हर साल में क्या होता है कि चुनाव से पहले 9वीं कक्षा में मैंने तुम लोगों को तो शायद ही पढ़ाया है, या 10वीं में ही चुनाव प्रक्रिया पढ़ाया था मैंने। कौन नाम पढ़ाया था? 9 क्लास में। तो उसमें चुनाव अभियान में नहीं बताया था कि सबसे पहला काम है वोटर लिस्ट तैयार करना, मतदाता सूची। जब भी वोटिंग आएगा उससे पहले मतदाता सूची तैयार होगा। तो मतदाता सूची तैयार होते हुए ये बीएलओ का कार्य सौंपा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि चाहे ये बीएलओ की लापरवाही है, हमारे यहाँ तो सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की कोई सीमा ही नहीं है। अगर इन लोगों पर ग्रंथ लिखा जाए तो रामायण और महाभारत से भी बड़े बड़े ग्रंथ एक एक अधिकारियों पर लिखे जा सकते हैं। और मैं नहीं चाहता किसी अधिकारी को कहना, नहीं तो आप लोग देखे होंगे वैशाली के डीएम और एक हम लोगों के शिक्षक थे मैथ मस्ती के विपिन यादव, क्या मामला आया था सामने। तो ऐसा हर जगह है, ऐसा नहीं है कि खाली वैशाली के डीएम के यही हाल है, हर जगह का अधिकारी के यही हाल है। एक बार हम लोगों को भी ऐसे डीएम से भेंट हो गया था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बता दूं कि डीएम इतने बड़े पोस्ट पर होते हुए अब उनको इस बात का भी गरिमा का पता नहीं था कि हम किस पोस्ट पर हैं। वो 200-200 रुपया उन रिश्वत लेती थी। हाँ बताओ। तो बिहार है बाबू, बिहार का हर जगह ऐसा है। बिहार की बात नहीं है, हर जगह ऐसा है। एगो साधारण मुखिया कोनो बन जा रहा है ना, तब देखो उसे खुदे। मैं अभी भी बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मुझे अभी भी लगता है ना कि बहुत सारे ऐसे मुखिया मिल जाएंगे जिनको खुदे नहीं पता होगा वो कौन है। सही बात बता रहा हूँ, मैं कई बार बात किया हूँ, एक आध को मुखिया से हमने बात भी किया है। उनको खुदे पता नहीं रहता मैं कौन हूँ, मेरा पावर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, इसी से आप सोचो ना, कभी गांव घर में झगड़ा हुआ और उसका पंचायती करने में उठा के आ जाता है मुखिया। सोचना चाहिए कि वो इनलीगल व्यक्ति है, इस काम के लिए वो लीगल नहीं है, इनलीगल है, और वो आके फैसला देके जाता है। आप आ सकते हो क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हो, और लोग अगर आपके पास चला गया तो मना तो नहीं कर सकते। आ सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन याद रखें आप अपनी गरिमा को, आप अपने पावर को समझिए। और जब आपके पास लोग आ गया तो नासमझ है। गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी अनपढ़ हैं, जानकारियां नहीं है, तो भाई वो नासमझ है, उसको नहीं पता है कि इसके लिए कौन लीगल है कौन इनलीगल है। आप तो जानते हो, आप इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हो, आप एक फोन कॉल कीजिए अपने सरपंच को, रिक्वेस्ट कीजिए कि सर चलिए हमारे साथ ऐसा बात। आपकी बतिया को टाल नहीं देगा सरपंच, और आप अपने साथ ले जाइए, वो लीगल काम करेगा। आपकी मर्यादा भी रह जाएगी, आपकी प्रेस्टीज पर कोई सवाल भी नहीं उठाएगा, और इनलीगल काम भी नहीं होगा। करता है कोनो मुखिया ऐसा नहीं। तो बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं किसी को डायरेक्टली ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ बुझेबे नहीं करता है, ओकरा ये तो पते है कि हम आदमी है, मैं इतनो पता नहीं रहेगा। चलिए, तो कहने का मतलब हमारी बात यह है कि इस पार्ट में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि सत्ता के सबसे शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति एकदम स्वतंत्र नहीं है कि वो मनमानी कर ले, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो या नेशनल गवर्नमेंट हो, कोई भी बात। अगर स्थानीय सरकार है, उसके शीर्ष पर बैठा व्यक्ति भी मनमानी नहीं कर सकता है।
राज्य सरकार के भी कोई व्यक्ति मनमानी नहीं कर सकता और न केंद्र सरकार का। और मनमानी करने का मतलब कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, फिर भविष्य में आप ये भी मन से सोच निकाल दीजिएगा कि आपको कभी कौन वार्डों का वार्ड सदस्य चुना जाएगा। देखा है मैंने ऐसे लोगों को। हम लोग अपने भी पंचायत में देख सकते हैं कि एक वैष्णव मुखिया थे जिनकी तुति बोलती थी अपने पंचायत में, लोग सम्मान करते थे। और आज स्थिति ऐसा है कि हमको लगता है कि अपने वार्ड से अगर खड़े हो जाए तो वार्ड सदस्य भी नहीं जीत पाएंगे। कोई भी हो, तो कुछ भी काम करने से पहले इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि हम जिस पोस्ट पर पहुंचे हैं, यहां पहुंचने में किन किन लोगों का योगदान है और कैसे यहां पहुंचे और हमारी क्या क्या पावर है, हम क्या क्या कर सकते हैं। इन सब चीजों का ध्यान रखें और ढंग से काम करें, ईमानदारी से काम करें, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। चलिए, तो पहला बात ये जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा, सत्ताधारी किसी भी स्थिति में अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभावों एवं दबावों से अलग नहीं हो सकते। लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी आदर्श व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्ति के पारस्परिक हितों में टकराव चलते रहता है। एक बात जरूर है, कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, इनके हित आपस में टकराते रहते हैं। अरे विचारधारा कहो ना, इच्छाएं कहो ना, सोच कहो, आपस में हमेशा टकराते रहता है समाज के अंदर। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की व्यवस्था है कि उससे परस्पर विरोधी और विभिन्न भागों एवं दबावों के बीच संतुलन एवं सामंजस्य बनाना पड़ता है। यही कारण है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है कि हमेशा इन टकरावों का सामना करना पड़ता है, इन विचारधाराओं के विरोधों का सामना करना पड़ता है। और लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जो इसमें सामंजस्य बैठा सकता है, तालमेल बैठा सकता है और इसे आगे बढ़ा सकता है। अन्यथा बाकी के सरकारों को तो आप देख सकते हैं, सैन्य शासन हो, राजशाही हो या कम्युनिस्ट शासन हो, इसमें बाकी सारे आवाजों को दबा दिया जाता है। अब कम्युनिस्ट शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी की बात सुनेगा, बाकी किसी को तो कोई अधिकार ही नहीं। पढ़ चुके हैं हम लोग, जान चुके हैं ये चीजें। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि लोकतांत्रिक, इस पार्ट में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसी सरकार है जौना में तरह तरह के लोग रहते हैं और सबका विचारधारा अलग अलग हो सकता है। और विचारधारा की बात करें तो पहले अध्याय में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि विचारधारा की बात क्या करना है। विचारधारा तो ऐसा है कि एक घर में अगर 4 भाई है तो चारों की विचारधारा, क्या चारों की सोच एक जैसी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। यहां तक क्या है, पिता और पुत्र की सोच अलग अलग हो जाती है ना, हो जाती है। तो इसीलिए इतने बड़े समाज में विभिन्न तरह के धाराएं आपस में टकराएगी, लोगों का हित समुदाय आपस में टकराएगा। लोकतांत्रिक सरकार इन समुदायों को, इन टकरावों को, इन विचारधाराओं के बदलने की प्रक्रिया को आपस में तालमेल बैठा करके, सामंजस्य बैठा करके और इन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। और इस कार्य में केवल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही सफल हो सकती है। लोकतंत्र की बात जब हम लोग किए थे तो ये भी प्रयास किया था कि जहाँ ऐसा नहीं है उस सरकार को हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। जैसे श्रीलंका का एक उदाहरण लिए थे जिसमें तमिलों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस अध्याय में हम विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार समाज में रहने वाले विभिन्न तरह के विचारों को की परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच लोकतंत्र की जड़ें काफी सुदृढ़ होती है। यो जानने के प्रयास करेंगे हम लोग
कि जो परस्पर विरोधी विचारधारा है उसके बीच में भी लोकतंत्र अपनी जड़ को मजबूती से बनैले रखता है। यदि हम यह कहेंगे कि परस्पर विरोधी मांगों एवं दबावों के बीच लोकतंत्र फलता फूलता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और हम लोग यो कह सकते हैं कि जितने विरोधी विचारधारा रहता है लोकतंत्र उतने ज्यादा सफल होता है, लोकतंत्र उतने मजबूत होता है। एक विचारधारा जखनी हो जाएगा ना तो धीरे 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 लोग तानाशाह बनते चले जाए। अब जैसे मान लो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक पार्टी की सरकार बन गई, अब पूरा देश उसी पार्टी के विचारधारा के हो जाए तो जानते हो क्या होगा? उस कुर्सिया पर बैठने वाला आदमी को फिर जनता के बारे में कुछ सोचने के काम ही नहीं रह रहा है। अरे सब तो हमारा पीछे लगल है। मैं किसी को जानबूझ करके ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, लेकिन डायरेक्टली बात बता रहा हूं कि हमारे अभी जैसे मुख्यमंत्री जी हैं और पिछले कई वर्षों से मुख्यमंत्री ना रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। 7वीं 8वीं बार शपथ ले चुके हैं, है कि ना? अब इनको लगता है कि हमारा जन्म है खाली बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए हुआ है। इसीलिए आज इनकी बिहेवियर जो हो गया है ऐसा नहीं हो गया है। इनका बर्ताव तानाशाहों जैसा हो गया है। अब ये इनकी कमी है कि इनके इर्द गिर्द जितने अधिकारी हैं उनकी कमी है कि इनके इर्द गिर्द जितने मंत्री हैं उनकी कमी है। चाहे जो भी हो, मैं कई ऐसी मुद्दों को आपके सामने रख सकता हूं जिनमें इनका भी बर्ताव तानाशाहों से भी अधिक है। सबसे पहले मैं चूंकि छात्रों की बात कर रहा हूं, आप लोग छात्र हैं इसीलिए, सबसे पहले अभी कुछ दिन पहले छात्र अभ्यर्थियों द्वारा बिहार में डोमिसाइल की मांग को लेकर के चर्चा किया गया था, आंदोलन भी किया गया था। सरकार के कई मंत्री लोग अपने अपने ज्ञान का बखान कर रहे थे कि हम बहुत ही जानते हैं और यहाँ ये है यहाँ वो है। बिहार का लड़का कहीं जाता है किसी भी बहाली में स्टेट से बाहर तो वो जानता है उसको कितना मिल रहा है, क्या सीटें मिल रही है। तो पढ़ल लिखल नेता लोग कमे हैं, अंगूठा छाप है, ओकरा का बुझाएगा कि का नोटिफिकेशन निकलता है। नोटिफिकेशन में एक को निकलेगा ना तब 20 पेज का 25 पेज का है। ओकरा के पढ़ोगे तब ना पता चले का नोटिफिकेशन में निकलता है। चाहे झारखंड की गवर्नमेंट हो, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट हो या कहीं की भी, कहीं पर अदर स्टेट वालों को 10% और 20% से अधिक सीटें नहीं मिल पा रही है। बच्चों का भी मांग यही था कि भाई 100% हम लोग भी नहीं कह रहे हैं, 90% डोमिसाइल लागू कर दीजिए, 10% पर आने दीजिए सबको। और जब हमको जितना बाहर मिल रहा है उतना हम भी बाहर वालों को दें। एगो हम लोगों के शिक्षा मंत्री बने थे चंद्रशेखर यादव, आप प्रोफेसर थे, ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर पोस्ट से रिटायर हुए थे। इतने ज्ञानी व्यक्ति, उन्होंने का बयान दिया कि हमने पूरे भारत के लोगों को आमंत्रित किया है बिहार में शिक्षक बनने के लिए, और ऐसा इसलिए कि बिहार में शिक्षक बनने योग्य बच्चे कम हैं। ऐसा सोच उनके मन में कहाँ से आ गई? कौना यूनिवर्सिटी में पढ़ के आप प्रोफेसर बनल थे, कभी बैठते कोनो अभ्यर्थी के सामने न तब बुझाता। वो तो खाली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रेस वालों के सामने बोल देते हैं, कभी लइकवन के सामने कोनो एगो अभ्यर्थी के सामने बैठ के 10 मिनट की डिबेट कर लेंगे कोनो मंत्री, पावर नहीं है किसी का। तो उसमें उन्होंने ऐसा कह दिया। काहे कह दिया? बिहार के लड़का है कि आज यूपीएससी के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, नीट के एग्जाम हो या जेई के एग्जाम हो, कहाँ नहीं जाके अपना परचम लहरा रहे हैं। और उस बच्चे को आप कहते कि ये नहीं है योग्यता ढूंढ रहे हैं, यही लिए कहे कि हमने डोमिसाइल हटा दिया। आज वह मंत्री भी जाओ ना, तो जानते हो क्या कहेंगे?
डोमिसाइल बिहारियों का हक है और इसके लिए हम लोग जो दिन कहिएगा तो दिन सड़क पर उतरने के लिए तैयार है, लाठी खाने के लिए तैयार है। अरे हटैले थे आप, आज कह रहे कि हम ही हैं। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि नहीं मिलना चाहिए। वो दिन कहाँ थे जब आपके ही मंत्री हटा दिए थे। आज नीतीश कुमार विपक्ष में जाए ना, नीतीशो कुमार ये बतिया कहेंगे ना, एकदम बच्चा का हक है, मिलना चाहिए था। बिहार के बच्चा बाहर जाएगा नौकरी करने, आज गवर्नमेंट में है, आज खुद मुख्यमंत्री है ना, तो उनका ये बतिया ना बुझाएगा। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के, यही सम्राट चौधरी हैं कि डोमिसाइल के लिए भी आवाज उठाए थे। एगो PRE 3 का मामला चल रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, ओकरा के लिए सड़क पर उतरे थे। आज इनका एक कलमों से ही काम हो सकता है, इनका एक फोन कॉल से ही कमवा हो सकता है। भुला गए जब बच्चा लोग जाता है ना, कहते हैं अच्छा आवेदन दे दो देख लूंगा। अरे महामूर्ख व्यक्ति, आप लोगों को हाथना मामला जो नहीं जानता है वो भी यूट्यूब थी कि न्यूज़ देख के सब कुछ जान चुका है कि सप्लीमेंट्री क्या है, एक प्रावधान क्वेश्चन है। आज बच्चा लोग मांग रहा है तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आप लोग आवेदन पर आवेदन मांग रहे हैं। आज विपक्ष में जाए ना, काले रोडों पर उतर देंगे, एकदम जरूरी मिलना चाहिए, हम तो रहते तो अब मिल गया होता। ये नेता लोग का रवैया है, यही के चलते हम सब कुछ की बात कर दिए। ठेस लगे वो अलग बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि विचारधाराएं अलग अलग रहेगी तभी एक दूसरे पर लगाम कसा रहता है। यही कारण है कि लोकतंत्र अधिक से अधिक सफल रहता है। जखन ये विचारधारा एक के लेखा होगा ना, तब मनमानी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को यही बतिया लग जाता है, अरे कुछ हो रहा है, हम ही तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं ना। उनका तो अपना, हमको नहीं लगता कि कोई अस्तित्व वाजूद है। यानी से बीजेपी हटेगी तो RJD में जाके मिलकर मुख्यमंत्री बनेंगे, RJD हटेगी बीजेपी में जाकर मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वोट देने वाला आदमी खुदे कंफ्यूज हो जाता है कि हम वोट केकरा के दे लेते हैं। सही बात कह रहे हैं। अच्छा मान लो आज अगर कोई RJD को वोट करेगा तो किस लिए करेगा? वो बीजेपी और JDU के विरुद्ध जाकर के कर रहा है क्योंकि उसको ये सरकार अच्छी नहीं लगी, तब ना परिवर्तन चाह रहा है। कल को नीतीश जी मिल गए RJD के साथ सरकार बन। अब अगर खुद वोटर को मालूम नहीं, अरे हम तो नीतीश के खिलाफ वोट दिए थे, हमारा वोटवा नीतीश कुमार के मिल गया ना। बात सही है कि नहीं है? पिछला चुनाव में यही ना हुआ था, RJD के साथ मिलकर चुनाव लड़ गई JDU, सरकार बनी, 17 महीना तक सरकार चली, उसके बाद हट गई। अब बीजेपी से मिल करके सरकार चलाने लगा। अब बीजेपी में जितना लोग वोट दिले था, ये सोच के वोट दिले कि हमारा नीतीश बाबू को वोट नहीं देना है, हमारा तेजस्वी को वोट नहीं देना है। अब बाद में सुबह पता चल रहा है कि अरे हमरे वोटवा से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना था। वो कंफ्यूज ना हो जाएगा कि हम जिसको नहीं चाहते थे वो मुख्यमंत्री हमरे वोट से बन गया। तेजस्वी को कोई वोट दे ले होगा इस सोच के कि गठबंधन है नीतीश कुमार जी के कारण, तो हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं इसीलिए वोट दे रहे हैं। कल उन्हें भागल, पता चला अरे हम तो वोट दे दिए विपक्षी ना। ये चीजें हैं। आज ऐसी स्थिति बिहार में लाके खड़ा कर दिया नीतीश कुमार जी। एक स्टैंड रखिए, अपनी विचारधारा सही रखिए। आपकी विचारधारा का तो नहीं पता चल रहा है क्वेश्चन विचारधारा है, अब कौना पार्टी में तो पता चलेगा। ये चीजें एक ही तरह की विचारधारा जखन हो जाएगा ना, यही प्रक्रिया हो जाएगा तानाशाह वाली। इसलिए लोकतंत्र में जरूरी है कि विचारधारा आपस में टकराए, लोगों का विचार अलग अलग रहे, लोगों का हित समुदाय टकराए ताकि संघर्ष हो और सरकार पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। ये जरूरी है। आगे इन्हीं सभी चीजों पर पूरा पाठ में विश्लेषण करना है। इस अध्याय में हम तमाम व्यक्तियों और संगठनों द्वारा अख्तियार किए जा रहे तौर तरीकों का अध्ययन करते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी सकारात्मक भूमिका क्या प्रभाव करती है। इस अध्याय में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे
कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल का क्या महत्व है। ये जानने की कोशिश की जाए कि जो राजनीतिक दल होता है, कई तरह के राजनीतिक, अभी 2-3 गो राजनीतिक दल के नाम ना बता दिए हैं। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। बहुत सारी पार्टियां हैं और आप लोग उतना परिपक्व हो गए हैं कि सबकी नामें आप जानते हैं और राजनीतिक दल के बारे में जानते हैं। तो ये भी हम लोग इस पाठ में जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल का महत्व क्या होता है। का कोनो गहन मंथन चल रहा है? का नहीं चल रहा है तो हमारी बात सुनो। अगर आपकी गहन मंथन है आप खड़े होकर के बोलिए, हम लोग सुनेंगे। इसके बाद राजनीतिक दल का सरल एवं संक्षिप्त परिभाषा जानते हुए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों को भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ में हम लोग का जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दल क्या है, इसकी एक सरल परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे और फिर ये भी संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दल क्या क्या कर सकती है, उसका महत्व क्या है, उसका कार्य क्या है। ये सब चीज़ें हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा से लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है एवं राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान करती है। जो प्रत्येक पार्टी एक दूसरे से टकरा रही है, कभी कौनो एगो पार्टी के नेता को खड़ा करो, यही जो नकारात्मक राजनीतिक आज हमारे यहाँ हो रहा है, जो चीज़ें हम लोगों के विकास की सबसे बड़ी बाधा बन गई है और नहीं चाहिए ऐसी राजनीति। मैं तो हमेशा इस बात का सपोर्ट करता हूँ कि कोई ऐसा नेता जो नकारात्मक राजनीति ना करके सकारात्मक राजनीति करे तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन न जाने हमारे खास करके बिहार की राजनीति को क्या हो गया कि सब कोई की नकारात्मक राजनीति अच्छी लगती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई एक नेता आया और जनता के सामने अपना प्रचार करने आया, अपनी राजनीतिक पार्टी का प्रचार करने आया कि आप हमको वोट करिए, तो वो आपसे अपनी वोट मांगने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए मान लो हमें ये पेन बेचनी है, ये पेन बेचनी है, तो हम अगर आपके पास ये पेन बेचने के लिए आए तो हम यही ना बताएंगे कि यह पेन से आपको क्या फ़ायदा है, आपको कितना बेनिफिट है, कितना लाभ है, आपके लिए कितना उपयोगी है, ये बताएंगे। आपको इसकी ये फ़ायदे बेनिफिट अगर आपको अच्छा लग गया तो आप खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। बात सही है कि नहीं है? अब हम ये कलम बेचने लेके आए, अब 5 कलम के बारे में कहे अरे यही खराब है, यही खराब है, एक बारे में कुछ कहबे ना की, तो आपको एक से क्या लेना देना है? बात सही है कि ना? ये इसका गुण बताना ये पॉजिटिव हुआ, बाकी लोगों को गलत बताना नेगेटिव हुआ। हमको दूसरा से क्या लेना देना, को क्वेश्चन है। आज राजनीति यही हो रही है। कोनो नेता खड़ा हुआ तो ये ना बताएगा हम क्या करेंगे, हम 5 साल अगर हमको जिता दोगे तो हम क्या क्या उद्देश्य लेकर के चुनाव में खड़े हुए हैं और क्या क्या कर देंगे। वो आएगा ना तो जितना होकर विरोध में खड़ा है होकर अवगुण गिनवाएगा। अरे यही 4 गो मर्डर के लिए का काम करेगा, दूसर का करेगा अरे यही पार्टी आज तक कहियो काम कैले है तो यही पार्टी यही कैले है। भाई ये राजनीति करने की जरूरत नहीं है। आज तक बिहार का विकास नहीं होने का मूल कारण ही है, हम लोग यही मजूराई रह जाते हैं। अभी आपको ऐसे कई नेताओं की बात मैं बता दूंगा। मोदी जी का एक बार भाषण सुना था, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुना था, मुझे अच्छा लगा। इन लोगों ने जब भाषण दिया, इन लोगों ने जब प्रचार करने आया तो इनके मुद्दे में, इनके प्रचार में किसी अन्य व्यक्ति की कोई चीजें नहीं थी। कौन क्या कर रहा है, हमने कहा देखो ये सही आदमी है, इसको वोट किया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की भी बातों में मैंने ये देखा था। एक बार तेजस्वी यादव के प्रचार में मैंने एक बात सुनी, इसके लिए मैं हमेशा आज भी तेजस्वी यादव का इस बात के लिए सपोर्ट करता हूं कि इससे पहले के राजनीति में बिहार के चुनाव आता था तो क्या बातें होती थी, यही बात होती थी कि लालू यादव का घोटाला कैले है, लालू यादव आते थे तो नीतीश कुमार का घोटाला कैले है, रामविलास पासवान का, यही होता था। लेकिन तेजस्वी यादव जब आया तो एक चीज पर जरूर चर्चा होती है, जब भी कोई गवर्नमेंट अपने
कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी आती है और अपना प्रचार करने आती है तो एक चीज उसके मुद्दे में जरूर रहता है, बच्चों के रोजगार की बात। आज अगर किसी को रोजगार मिल रहा है इतना अधिक बिहार में तो इसका श्रेय नीतीश कुमार को नहीं जाता, भले कोई कुछ कहे, इसका श्रेय बीजेपी को नहीं जाता है, इसका श्रेय अकेला तेजस्वी यादव को जाता है। भले वो दे नहीं रहा है, लेकिन ये जो रोजगार की राजनीति शुरू हुई ये तेजस्वी यादव की देन है बिहार में। एकरा से पहले कभी किसी नेता के मुंह पर रोजगार आइबे नहीं करता था। आज भले कोई दे रहा है वो अलग बात है, इसकी शुरुआत तेजस्वी यादव ने किया था जब उसने अपने राजनीतिक मुद्दा में, पिछले चुनाव के राजनीतिक मुद्दा में ये बात कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनते ही पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। वजह से शुरू हुआ रोजगार की बात है, आज लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसके लिए इसका श्रेय है। तो कहने का मतलब, नेता का मतलब ये होता है हम क्या करेंगे ये आके जनता को बताओ। सब लोग अपनी अपनी बातें बताओ, हम क्या उद्देश्य लेके चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा क्या मन में है और हम क्या करेंगे। ये क्या कर रहा है ओकरा से क्या लेना देना है। जनता खुद देख रही है, उतना बुड़बक अब जनता नहीं रह गई है, सब देख रही है कि क्या कर रहा है। तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत है कि आप क्या करने वाले हैं। इसको पॉजिटिव राजनीति कहते हैं। आप दूसरे का शिकायत कर रही है, नेगेटिव राजनीति है। अभी तक नेगेटिव राजनीति होती है। बात समझ में आ गया का हम बताने का प्रयास किए यहां। तो राजनीतिक दल में जो होता है प्रतिस्पर्धा, प्रत्येक राजनीतिक दल अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयास करती है। ये हमारे राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान करता है ये भी जानेंगे। जैसे अभी उदाहरण बताया कि तेजस्वी यादव ने ये घोषणा किया, यानी आरजेडी, अगर राजनीतिक दल पर हम लोग चर्चा करें तो आरजेडी पार्टी ने जब ये घोषणा किया कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा और इसके जवाब में जेडीयू ने कहा कि नहीं मैं 20 लाख। ये हुई प्रतिस्पर्धा, ये हुई कंपटीशन कि जनता के सामने वो लोकप्रिय होने के लिए कह दिया कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा। अब वो करे से हम ज्यादा लोकप्रिय होने के लिए हमने 20 लाख कहा, हमने देने का भी प्रयास किया, ये ना। तो ये कंपटीशन है, इससे फायदा हुआ कि नहीं बिहार को। बिहार के साथ साथ पूरे भारत को फायदा हुआ, क्योंकि बिहार से तो डोमिसाइल भी हट गई है। तो पूरे भारत के लोग आकर के बिहार में शिक्षक बन रहे हैं, पूरे भारत के लोग आकर के नौकरियां बिहार में कर रहे हैं, पूरे भारत के लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रत्यक्ष फायदा हुआ कि ना हुआ। और प्रत्यक्ष रूप से प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में इजाफा हो रहा है। तो ये क्यों हुआ? राजनीतिक दल में कंपटीशन के कारण। वो चाह के हम 10 लाख नौकरी दे, एक आके हम 20 लाख दे। अगली बार तो करोड़ों की बात हो रही है, अगली बार करोड़ों की बात हो रही है। बाबू देख लो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर ढंग से पढ़ गए तू लोग तो किस्मत बहुत खुल जाएगी, और नहीं तो बहुत जल्द बिहार में भी ऐसा समय आने वाला है कि जब सारी सीटें फुलफिल हो जाएगी तो उतने सीमित सीटें नौकरियों की निकलेगी जितना लोग रिटायर होंगे। चूंकि नवजुवक भरते जा रहे हैं तो जल्दी रिटायर होने वाला नहीं है। सब लोग नवजुवक है ना, अभी भर्ती हो रहा है। तो नवजुवक लोग के जब उम्र हुआ 60 साल 65 साल होगा तब ना रिटायर होगा। तो इतना वेट करने में तू लोग की उम्र खत्म। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, अगर ढंग से पढ़ गए तो बहुत जल्दी फायदा मिल जाएगा। अब देखो एक बात याद रखना, लोग कुछ कहें, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए 3 चीजों पर विश्वास करना, और ये तीनों चीज जरूरी है। इसमें से हो सकता है कोई नेगेटिव भी कहे, लक, लेबर और चांस। मेहनत आपको कितना करना है, चांस मिल गया तो ठीक है, और लक भी आपका जरूरी है, ठीक ना। आदमी कहता है कि ये सब कहने की चीजें हैं कि हम मेहनत कर ले, ऐसा बात नहीं है। मैं बहुत सारा उदाहरण उठा करके दे, अभी जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है तुम लोग के लिए कि भविष्य में इतना बढ़िया रोजगार का डाटा आने वाला है और नौकरी मिल सकती है अगर तुम लोग थोड़ा सा मेहनत कर दिया
तब, नहीं तो फिर बाद में मुश्किल होगी। इसी तरह शिक्षक की बहाली आई थी सबसे पहली बार 2019 में। मैंने अपने सभी सहपाठियों को, जितना लोग हमारा साथे था, हमने कहा, मैंने जितना लोग हमारा संपर्क में था, एक कहा, हम लोग उस कॉलेज में 400 बच्चे थे, तो 400 बच्चा से थोड़े, हम लोगों का ग्रुप 30 बच्चों का था। सेक्शन ए में हम लोग थे और सेक्शन ए में टोटल 50 बच्चे थे, उसमें से 30 लोगों का हम लोगों का ग्रुप था जो रेगुलर क्लासेस करते थे। और उस 30 ग्रुप में से जो नज़दीकी मित्रों की टोली थी हम लोगों का 12 या 15 लोगों की थी। हम लोग जिस दिन नोटिफिकेशन निकला ना, उसी दिन ये बात, नोटिफिकेशन अभी निकला नहीं था, ये ऑन मीडिया में आई हुई थी ये बातें, हमने सबको बताया कि देखो बड़ा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि बीएड हम लोग का समाप्त हो रहा है, और साथ ही साथ बीएड समाप्त होते ही आ गई बहाली। अब एक तरह से बढ़िया गोल्डन चांस हो ही नहीं सकता है, बस मेहनत किया जाए, अब पकड़ लिया जाए, ऐसे बढ़िया किस्मत नहीं हो सका। ये चांस था हम लोग, सब लोगों ने मेहनत किया। और हमारे जो मित्रों की टोली में 12 से 15 लोग थे, लगभग सबका हो ही गया है, 1 2 3 आदमी बाकी है, और तीनों आदमी बाकी है, तीनों आदमी एक ही सब्जेक्ट के हैं, और तीनों आदमी भी एकदम नज़दीकी हैं। एक मैंने कोनो ठीको नहीं है कि इसी बहाली में पार हो सकते हैं, अन्यथा आने वाली बहाली तो शायद छूटेगी नहीं, क्योंकि हर बार आदमी बॉर्डर पर पहुंच रहा है, अगली बार टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल गया है। फर्स्ट बार 45 दिन में एग्ज़ाम हुआ था और अनजान चीज़ों का तैयारी करना था। एक तरह से पहले जिस चीज़ की हम लोग तैयारी कर रहे थे, और जब हुआ बीपीएससी के माध्यम से, न सिलेबस मालूम था ना कुछ, 40 दिन में क्या तैयारी होगी। तो इस तरह से टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 निकल गया था हम लोग, और एकदम बॉर्डर लाइन पर हर बार जा करके हम लोग बाहर रहे। एवरी बार टाइम ज़्यादा लंबा मिल गया है। टीआरई 3 पूरा होने में 1.5 साल लग गया, अभी टीआरई 4 आने में, इसको पूरा होने में हमको लगता है कि आओ कम से कम 2 साल लगेगा। इतना मेहनत, कंपटीशन टफ तो होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं, जिसकी तैयारी पहले से ए लेवल के है, तो थोड़ा सा जोर लगाएगा तो आगे निकल ही जाएगा। और उसमें से भी एक लड़का का तो फिक्स हो गया, इसलिए फिक्स हो गया है कि वो अभी तक जनरल में फाइट कर रहा था, अभी उसका बन गया स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट। अब जनरल की कटअप जहाँ 81-82 जा रही थी, 66, 60, 65, 66 इसी आसपास में स्वतंत्रता सेनानी का कटअप जा रहा है। तो हर बार वो बॉर्डर पर जाके छट रहा था। अगली बार बेनिफिट मिलेगा उसको अपना कैटेगरी का, तो उसका जॉब एकदम फिक्स है। अगली बार एकदम टीआरई 4 उसका कोई रोक नहीं पाएगा। इस तरह से है। तो कहने का मतलब वैसे ही अपॉर्चुनिटी तू लोग के लिए है। मेहनत कर दो, थोड़ा सा एक घड़ी से लग जाओ, बढ़िया से 10 क्लास की तैयारी हो, 11th 12th बढ़िया से तैयारी हो जाए, और फिर अगर ये 4 क्लास 9, 10, 11, 12 अगर ढंग से तैयारी कर लिए बाबू, तो 12th पास करने के 2 साल के अंदर नौकरी ले लो। और ऐसा कई बच्चे तुम लोगों के अपने कोचिंग से मिल जाएंगे, कई बच्चे मिलेंगे तुम लोगों को अपने कोचिंग से, जो 12th पास करने के तुरंत बाद नौकरी पकड़े, है ना? नहीं याद है को? देखो पहले उसका भाई बिट्टू एकदम 12th पास करने के तुरंत बाद नौकरी लिया था। सबसे फर्स्ट लड़का 12th बाद इस कोचिंग से नौकरी लेने वाला वही लड़का था। उसके बाद बिट्टू के बाद 12th बाद नौकरी लेने वाला लड़का नौशाद, उसी बैच का, शमशाद या नौशाद, 2 भाई था, वो नामों याद नहीं है बड़का के। प्रमोद, रोहित होते होते बच गया, सब कुछ हो गया था ना। अब मैरिट में कि क्या में दिक्कत हुआ था इस बार सुभाष जी के, वो करा करे आदर्श वाइल है, हाँ राजू का लड़का। सिकंदर का भी शायद हो गया, हाँ सिकंदर से छोटका के
हुआ ना, वह भी 12th बाद क्या है, रवि, रवि का हुआ, कुछ टाइम लगा अरुण का हुआ। तो कहने का मतलब अगर तैयारी, और सब एक के बैच के लड़का है, सब एक के बैच के लड़का है। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे जॉब कर रहे हैं, लेकिन मैं तुरंत बाद वाला की बात कर रहा हूँ कि 12th पास किया और जॉब ले रहे हैं। तो अगर बढ़िया से आप 9, 10, 11, 12 4 क्लासेस पढ़ लेते हो तो बाबू नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी। सारे कंपटीशन में मुख्य रूप से उतने क्वेश्चन रहता है। 9, 10, 11, 12 की बढ़िया से तैयारी कर लिए ना, तो तुम्हारा समझो कि 80% तैयारी हो गई, 20% तैयारी करनी है। अब रही बात सपने का, महत्वाकांक्षाओं का, कि हमने मन में क्या पाला है। अब मान लो हमें यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करनी है, एसआई की तैयारी करनी है, तो इसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। सीजीएल की तैयारी करनी है तो इसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। तो बिना ग्रेजुएशन कोई ले थोड़े होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। और लास्ट में हम लोग इस पाठ में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अर्थात क्षेत्रीय दलों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब राजनीतिक दल पर भी लास्ट में चर्चा कर लेंगे, कुछ राजनीतिक दलों के बारे में, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में, और कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस पाठ में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये चीजें आज हम लोगों ने जाना कि हमने के पाठ में क्या क्या पढ़ना है। और एक टॉपिक था प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष का अर्थ, जहाँ पर थोड़ा सा चर्चा हमने शुरू में कर दिया था कि प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष का अर्थ क्या होता है। प्रतिस्पर्धा भी बताएं और जनसंघर्ष भी बताएं। तो हमको लगता है कि आज रहने दिया जाए ना, क्या है कि अब कोई नई टॉपिक लेकर के खत्म करने का टाइम नहीं है। अब 2-4-5 मिनट में कोई टॉपिक खत्म नहीं है।